डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है उसमें हमने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ दिस एड्सॉर्प्शन, डेफिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन है इट इज अ सरफेस फिनोमेना, एब्जॉर्प्शन जो है इट इज अ बल्क फिनोमेना, एंड इन सम केसेस देयर occurs both absorption and adsorption, then it is termed as absorption। एंड जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ absorption, दैट इज द जब आप डाई करते हैं किसी फाइबर को, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दैट, मींस वहां पे बोथ एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन होती है, हाउ इट ऑकर्स। एक्चुअली जो हमारे पास कोई भी इससे पहले हम ये न पढ़ेंगे, जो कोई भी सबस्टेंस होता है जिसपे एड्सॉर्प्शन होती है दैट इज टर्म्ड एज एड्सॉर्बेंट, और जो सबस्टेंस एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होता है दैट इज टर्म्ड एज एड्सॉर्बेट। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, यहां पे हमने एग्जांपल दी थी डाइंग ऑफ फाइबर्स। फिर हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्बेंट होता है दैट मीन जिसपे एब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगर हम इसका बल्क देखेंगे, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विद इन द बल्क, दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। एज अ रिजल्ट जो इस पे नेट फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। बट जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सरफेस पे दे आर अट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क। एज अ रिजल्ट यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से यहाँ पे रेसिडुअल फोर्सेस क्रिएट होते हैं। इन रेसिडुअल फोर्सेस की वजह से एड्सॉर्प्शन हो जाती है। फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा था दैट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है वहां पे हमने पढ़ा था जो एड्सॉर्प्शन है इट इज एक्सोथर्मिक, दैट मींस इसके लिए जो डेल्टा एच वैल्यू होगा, इसमें एक्चुअली एड्सॉर्प्शन में सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और वो एनर्जी रिलीज होती है एज हीट, सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। एड्सॉर्प्शन में इट इज वेरी सिंपल, जो मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होंगे इनकी रैंडमनेस या इनकी एंट्रोपी वो डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली दैट मींस डेल्टा एच जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। अनदर पॉइंट हमने यहां पढ़ा था दैट इज जो डेल्टा एच है, एड्सॉर्प्शन occurs दैट मींस इट्स स्पॉन्टेनियस, सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव or it is less than zero. These are the 3 points about the adsorption. Another point फिर हमने पढ़ा था डेल्टा जी जो है it is delta H minus T delta S, minus T delta S। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है दैट मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। जो डेल्टा एच है इट इज नेगेटिव फॉर दिस प्रोसेस, दैट मींस दिस पोर्शन इज नेगेटिव। यहां पे है नेगेटिव इन द फॉर्मूला, यहां पे और एक नेगेटिव आएगा, दिस पोर्शन विल बिकम पॉजिटिव। अब आपको ओवरऑल डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी का नेगेटिव होने के लिए ये जो डेल्टा एच है जिसका ओवरऑल जो नेगेटिव है डेल्टा एच, इसका जो मैग्नीट्यूड है इट मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, बिकॉज ये जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है, ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव है। ओवरऑल अगर आपको रिजल्ट नेगेटिव में आना चाहिए, फॉर दैट जो ये होता है दैट इज नेगेटिव वन, इट मस्ट बी ग्रेटर, दैट मीन जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है इट मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में फिर हमने पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ा था, जब एड्सॉर्ब होता है हाइड्रोजन एटम वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। रीजन इज सिंपल, डेल्टा एस क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज वहां पे एक हाइड्रोजन एटम दो हाइड्रोजन एटम उसमें कन्वर्ट होता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल like this 2 times H। thus number of जो पार्टिकल्स होते हैं they are increasing, entropy is increasing। अब अगर हम ये अप्लाई करेंगे, डेल्टा जी विल बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ओवरऑल ये वाला नेगेटिव है। एंट्रोपी को आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज दिस डेल्टा एस वैल्यू, बट यू कैन चेंज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आप ये जो है टी डेल्टा एस आप इसको इंक्रीज करते हैं, दैट मींस इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ये जो है जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं इट इज नेगेटिव। एज अ रिजल्ट ओवरऑल अगर आप देखेंगे डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा दैट विल बिकम मोर नेगेटिव, दैट मींस ये जो एड्सॉर्प्शन है इट विल बिकम फेवरेबल। दिस वर द पॉइंट्स अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे जो एड्सॉर्प्शन है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एड्सॉर्प्शन जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज टर्म्ड एज फिजियोसॉर्प्शन, another is termed as chemisorption।
physiosorption, chemosorption, या हम इसको कहते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और इसको कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन। जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन होते हैं, दिस एब्जॉर्बेट, दीज आर द एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। अगर ये फोर्स वीक होगा, जस्ट लाइक वंडर वॉल्स फोर्स, देन ऐसे एब्जॉर्प्शन को फिजियोसॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर हमारे पास जो adsorbate or adsorbent है, if the force between them is just like a chemical bond or it is similar to the chemical bond, then इस absorption को कहते हैं chemiosorption. So जो first point है about physiosorption, chemiosorption, first one, the force between adsorbate and adsorbent, the force between adsorbate and adsorbent is similar to chemical bond, is similar to chemical bond. That means ये जो force होता है, sorry is similar to the force between adsorbate and adsorbent is weak van der Waals force. Weak van der Waals force. Van der Waals force. This is point number first. यहां पे अगर आप force देखेंगे, the force is similar to the chemical bond. The force between adsorbate and adsorbent, the force between adsorbate and adsorbent, ये जो force है, it is similar to chemical bond. This force is similar to chemical bond. It is point number one. अब जो वंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, they are non-specific in nature. That means ये जो chemiosorption होगा, physiosorption, it is non-specific. It is non-specific. ये जो chemiosorption, it is specific in nature. Specific in nature. That means chemiosorption cannot occur between any two absorbate and adsorbent species. It is specific in nature. It will occur between a particular adsorbate and a particular absorbent. That is the point. They are specific in nature. Third point. अब जो फिजियोसॉर्प्शन होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज एड्सॉर्बेट, यहां पे एड्सॉर्प्शन होगा, देयर विल बी द van der Waals force between adsorbate and adsorbent. ये जो लेयर है, इस पर एक और लेयर होगी, देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर. अब जो थर्ड लेयर है, इट विल हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक van der Waals force of attraction between the first layer. दैट मीन जो डिफरेंट लेयर्स है, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर बाय वीक van der Waals force. और जो पहली वाली लेयर है, इसको है van der Waals force विद द एड्सॉर्बेंट. दस जो फिजियोसॉर्प्शन है, इट इज मल्टीलेयर्ड. इट इज मल्टीलेयर्ड. इसमें बहुत सारी लेयर्स होते हैं. इट इज मल्टीलेयर्ड. बट जो केमियोसॉर्प्शन है, इट इज यूनिलेयर और इट इज मोनोलेयर. इसमें एक ही लेयर बन जाती है, बिकॉज जब एक लेयर फॉर एग्जाम्पल दिस इज एड्सॉर्बेट, दिस इज एड्सॉर्बेंट, इसमें फोर्स होगा सिमिलर टू द केमिकल बॉन्ड. अब यहां पे अगर आप और एक लेयर रखेंगे, इट विल नॉट हैव फोर्स सिमिलर टू द केमिकल बॉन्ड. दैट मीन्स इन दोनों के जो फोर्स होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू द केमिकल बॉन्ड. दस दे आर मोनोलेयर. फोर्थ पॉइंट अबाउट दिस फिजियोसॉर्प्शन, it is reversible in nature. It is reversible in nature. Fourth one, in this it is irreversible. What does that mean? For example, this adsorbate, this adsorbent. Sorry, adsorbent, this adsorbate. अब यहां से adsorbate को remove कर सकते हैं. That means it is reversible. But यहां पे adsorbate molecules easily release नहीं होते हैं from the adsorbent. ये एक adsorbent है, यहां पे ये adsorbate molecules है. They will not be easily removed from the adsorbent. That means it is irreversible. यहां पे अगर आप इनको रिमूव करेंगे, फिर फॉर एग्जाम्पल दीज आर adsorbate molecules, इनको आप रिमूव करेंगे, फिर भी यहां पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं. दैट मीन्स इट इज रिवर्सिबल नेचर. ये वाला जो है केमियोसॉर्प्शन, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगती है. नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड or needed. No activation energy is required.
Fifth one, it needs activation energy. It needs activation energy. Why it needs activation energy? ये एक एड्सॉर्बेंट है, यहां पे ये एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है। यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इट इज सिमिलर टू द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को बनने के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी दैट इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो फोर्स है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इफ इट इज सिमिलर टू द केमिकल बॉन्ड, दस यहां पे भी कुछ एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। Thus it is also termed as activated adsorption because यहाँ पे थोड़ी सी activation energy लगती है। This is the fifth point. Point number sixth. जो यहाँ पे एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज 20 to 40 किलोजूल पर मोल। 20 to 40 किलोजूल पर मोल। और जो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है, enthalpy of adsorption, that's 80 to 240 किलोजूल पर मोल। दैट मीन जब इसका 1 मोल एब्सॉर्ब होगा, वहां से 20 to 40 किलोजूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जब ये एब्सॉर्ब होगा, देयर इज रिलीज ऑफ 80 to 240 किलोजूल पर मोल एनर्जी। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमियोसॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स। यहां पे जो फोर्स है, इट इज सिमिलर टू द केमिकल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, ये जो फिजियोसॉर्प्शन है, इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, बट केमियोसॉर्प्शन जो है, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। यहां पे एक ही लेयर मल्टी लेयर बन जाती है, बट यहां पे एक ही लेयर बन जाते हैं, इट इज मोनोलेयर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। एंथैल्पी 20 to 40 किलोजूल पर मोल, यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है, दैट इज 80 to 240 किलोजूल पर मोल। नाउ लास्ट पॉइंट जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दिस इज एड्सॉर्बेट, दिस इज एड्सॉर्बेंट, जो इस पर एड्सॉर्ब ऑलरेडी है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये जो टेम्परेचर है, यहां पे जो वीक फोर्स है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इट विल ब्रेक दिस फोर्स, और सिंपली ये जो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। एज अ रिजल्ट दे आर डिसॉर्ब्ड फ्रॉम दिस एड्सॉर्बेंट सरफेस। इट इज सिंपल। अगर आप यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब है ऑन दिस एड्सॉर्बेंट सरफेस, they will be dissolved with increase in temperature. As a result, जो ये adsorption है, it decreases with increase in temperature. This is the point about physiosorption. Physiosorption decreases with increase in temperature. This is the seventh point. It decreases with increase in temperature. अगर आप temperature को increase करेंगे, it will decrease. But in case of chemiosorption, यहां पे मैंने कहा था it needs activation energy. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दैट विल इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इट इज सिमिलर टू द केमिकल बॉन्ड। फॉर ए केमिकल बॉन्ड देयर इज सम नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दैट टेम्परेचर विल बी यूटिलाइज्ड, जो टेम्परेचर है, इट विल बी यूटिलाइज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम दैट टेम्परेचर, इट विल बी यूटिलाइज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ देयर विल बी द एड्सॉर्प्शन। अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देन दैट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड एज एक्टिवेशन काइनेटिक एनर्जी टू दीज मॉलिक्यूल्स। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, दे विल बी सिंपली डिसॉल्व्ड फ्रॉम द सरफेस। दैट मीन्स जो केमियोसॉर्प्शन है, इट फर्स्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, देन इट डिक्रीजेस। इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज वहां तक जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वहां से जो एनर्जी आती है फ्रॉम द टेम्परेचर, इट इज यूटिलाइज्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वो जो एनर्जी है, दैट विल बी यूज्ड एज, और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, thus they will be dissolved from the surface. This is the difference between physiosorption and chemiosorption. This question is sometimes asked in the board examinations. What is the difference between physiosorption and chemiosorption? आप यहां से 5 डिफरेंसेस को भी याद रख सकते हैं।
Now second point is adsorption isotherm. Adsorption isotherm. Adsorption isotherm. Now what is actually adsorption isotherm? Suppose this is the adsorbent. It is adsorbent. यहां पे मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होंगे, दे आर टर्म्ड एज एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स. नाउ जब आप टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट बिकॉज जो टेम्परेचर है इट हैज इफेक्ट ऑन दिस एडसॉर्प्शन. ना अगर हम प्रेशर यहां से इंक्रीज करेंगे या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, देन वी विल सी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the gas or on the adsorbed on the adsorbent. इस adsorption पे प्रेशर का क्या असर है जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए कर्व, और इस कर्व को कहते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. यहां पे ये एक एडसॉर्बेंट सरफेस है, दीज आर एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स. अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को चेंज करेंगे, देयर विल बी चेंज इन एडसॉर्बेंट. एब्सॉर्प्शन चेंज हो जाएगी जब आप इस प्रेशर को चेंज करेंगे. दिस चेंज इन एब्सॉर्प्शन ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व. उस कर्व को कहते हैं एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. सो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड बाय द एब्सॉर्बेंट, the variation of amount of gas absorbed by absorbent with pressure. that means जब आप प्रेशर को चेंज करेंगे, कांस्टेंट क्या रखेंगे आप? टेम्परेचर at constant temperature. The variation of amount of gas absorbed by adsorbent with pressure at constant temperature is represented by a curve known as adsorption isotherm. Known as adsorption. The variation of amount of gas absorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature is represented by curve. इस कर्व को कहते हैं adsorption isotherm. Now we will start with a particular adsorption isotherm, that is termed as Freundlich adsorption isotherm. This is the definition of this adsorption isotherm. अब हम पढ़ेंगे Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. He gave an empirical relationship between variation of amount of gas absorbed per unit mass of adsorbent at a constant temperature. So we are going to write the statement of this, that is Freundlich adsorption isotherm. जो Freundlich है, he gave an empirical relationship between, he gave empirical relationship between amount of gas absorbed by unit mass of adsorbent. unit mass adsorbent का जो है ये कितना गैस एब्सॉर्ब करेगा. He gave empirical relationship between amount of gas absorbed by unit mass of adsorbent and pressure. That means he gave a relationship between this. First is amount of gas absorbed by unit mass of adsorbent, फिर हम इसको वेरी करते हैं विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर.
at constant temperature. Empirical relationship between amount of gas adsorbed by unit mass of adsorbent and pressure at constant temperature. जो रिलेशनशिप है दैट इज लाइक दिस. जो x पे एम ये जो x है दिस इज x इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट. मास ऑफ एड्सॉर्बेट. जो m है इट इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट. जो p है p इज प्रेशर. यहां पे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और x बाई एम दैट इज इक्वल टू k, सॉरी इट इज 1 बाई n, p पावर 1 बाई n. जो यहां पे k और 1 बाई k और n है, k एंड n दे आर कॉन्स्टेंट्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ, they depend upon nature of adsorbate, nature of adsorbent and temperature. This is Freundlich adsorption isotherm. This is the equation for Freundlich adsorption isotherm. He gave the empirical relationship between amount of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent with and he gave empirical relationship between the amount of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure. That means इन दोनों के दरमियान इसने एक रिलेशनशिप दी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये जो रिलेशनशिप है इट इज टर्म्ड एज फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पावर 1 बाय n. यहां पे एक कांस्टेंट आएगा दैट इज x बाय m इज इक्वल टू k p 1 बाय n. x जो है इट इज मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m जो है इट इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, p इज प्रेशर, k एंड n दे आर कांस्टेंट्स. k एंड n आर कांस्टेंट्स. They depend upon the nature of adsorbate, nature of adsorbent and also depend upon the temperature. Because यहाँ पे हम temperature क्यों constant रखते हैं? Because absorption depends on, because absorption जो है it depends upon temperature. अगर हमें effect of pressure पढ़ना है, for that हमें temperature को constant रखना पड़ेगा. अगर हम temperature को constant रखते हैं, that means K जो है it will change with that, it will change with change in temperature. Now, अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे. दैट कर्व विल बी टर्म्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. आप ये लिख सकते हैं x बाय m इज इक्वल टू k p पावर 1 बाय n. देन मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स. किसी भी इक्वेशन के लिए मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज फिर आपको एग्जाम में पता नहीं होता है मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स. जो इक्वेशन है दैट इज x बाय m that will be equal to k p power 1 by n. जब हम ग्राफ को डालते हैं that will be like this, x by m, यहां से प्रेशर, ये जो ग्राफ है it will be like this. Sorry, this is the graph. This is the graph. अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे यहां से यहां तक इट इज जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इट इज लाइक दिस. यहां पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी लो. दैट मीन्स एट लो प्रेशर, जब प्रेशर लो होगा x बाय m जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. अगर हम यहां पे देखेंगे यहां से आप प्रेशर चेंज करते हैं बट इट डज नॉट चेंज, इट इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस. दैट मींस यहां पे प्रेशर हाई होगा. एट हाई प्रेशर पे जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड होता है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, दैट विल बी इंडिपेंडेंट अपॉन प्रेशर. बिकॉज यहां से आप प्रेशर को इंक्रीज भी करेंगे, जो यहां से एड्सॉर्प्शन है दैट इज नॉट चेंजिंग, दस इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर. अब जो ये पोर्शन है यहां पे जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड है x बाय m that is directly proportional to p power 1 by n. This is termed as, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर है, ये वाला जो है दिस इज जीरो ऑर्डर. This is zero order. That means at high pressure it is zero order.
Now let us start from the equation. Case first. At low pressure, जब प्रेशर लो होगा, एट लो प्रेशर जो 1/n का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1. If 1/n is equal to 1, x by m, that is equal to k p power 1. That means x by m directly proportional to p. जो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, जब प्रेशर लो होगा इट इज जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. At low pressure, x by m is directly proportional to p. This is the first case. Case second. At high pressure, जब प्रेशर हाई होगा जो 1/n है दैट इज इक्वल टू 0. 1/n इज इक्वल टू 0. अगर ये पोर्शन 0 है जो x by m है दैट विल बी इक्वल टू k पावर 0. दैट विल बी इक्वल टू k. यहां पे प्रेशर नहीं आता है इन ओवरऑल इक्वेशन. एज अ रिजल्ट इट विल बी 0 ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर. यहां पे जो है इट इज फर्स्ट ऑर्डर. आप ग्राफ से भी देख सकते हैं व्हेन द प्रेशर इज हाई x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट, दैट इज इट इज 0 ऑर्डर. अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे जो एब्जॉर्प्शन है इट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर एट हाई प्रेशर. ये जो प्रेशर है एट विच देयर इज कंप्लीट absorption, this point is termed as saturation point. This point will be termed as saturation point. It is termed as saturation point. Now another point from this equation. Another point from this equation is, suppose आपके पास ये ग्राफ है एट ए टेम्परेचर T1, आपने एक दूसरा ग्राफ ड्रा किया एट टेम्परेचर T2, आपने एक तीसरा ग्राफ ड्रा किया एट टेम्परेचर T3. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ यू हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेम्परेचर्स. इसमें सबसे ज्यादा कौन सा टेम्परेचर है और सबसे लो कौन सा टेम्परेचर है. हाउ यू कैन डू दिस. यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे ऑन दिस. दैट मीन्स जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं बाय दिस आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं. दस यहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, यहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट होगा और यहां पे भी प्रेशर कांस्टेंट होगा. जो x by m है, x by m ये आपको पता है x by m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t. दैट मीन्स जिस टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा वो टेम्परेचर सबसे कम होगा. जिस टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन सबसे कम होगी वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा. यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम दिस. अगर आप T3 पे देखेंगे यहां पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है. अगर यहां पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है T3 सबसे कम होगा. द ऑर्डर विल बी लाइक दिस. दिस इज अनदर पॉइंट फ्रॉम फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. नाउ लास्ट पॉइंट इज अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से K और P. नाउ कैलकुलेटिंग K एंड P. कैलकुलेशन ऑफ एक तो K हम कैलकुलेट करेंगे और हम N कैलकुलेट करेंगे. इस इक्वेशन को हम इन टर्म्स ऑफ लॉग भी लिख सकते हैं. इट इज लॉग ऑफ x by m that is equal to log of, it is log of m n, it will be log of k plus log of p power 1 by n, that will be equal to log of x by m, that is equal to log of k plus 1 by n log of p. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by n log of p plus log of k. This is log of x by m. अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. y is equal to mx plus c. It is a straight line equation. Y is equal to mx plus c. Now draw the graph for this equation like this. यहां से आप देख सकते हैं along y axis x by m log of x by m. यहां से आप लेंगे log of p on this side.
इट विल बी द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी 1/n. इट विल बी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाइक दिस. स्लोप विल बी 1/n. दैट इज इक्वल टू tan थीटा. दैट मीन्स अगर आपको स्लोप पता है यू हैव 1/n, फिर वहां से आप n को कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट जो है दैट इज log ऑफ k. अगर आपको इंटरसेप्ट पता है दैट मीन्स यू नो द log k, फिर आप वहां से k कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ k एंड p फ्रॉम फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. आप इसको सिंपली लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं. देन यू कैन अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल वहां पे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे ऑन दिस. दैट इज द फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा और हमने पढ़ा द डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमियोसॉर्प्शन.